हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जित ब्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में। यह मंदिर भगवान श्री जगन्नाथ जी को समर्पित है और यह मंदिर भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक और 4 धाम में से भी एक है। यहाँ डेली हजारों भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन माता सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। तो आगे इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं डे 1 के बारे में। तो पुरी के लिए हम लोग सुबह 3 बजे निकल गए थे, क्योंकि यहाँ से जो पुरी की डिस्टेंस है वो है लगभग 600 किलोमीटर। तो सुबह 3 बजे हम लोग निकल गए थे, सो दैट हम लोग शाम के 7-8 बजे तक आराम से पुरी पहुँच जाए। तो चलते हुए रास्ते में हम लोग एक चाय की दुकान में रुक गए, क्योंकि सुबह के 6 बज चुके थे। तो अब हमारा शरीर चाय मांगने लग गया था, तो हम लोग चाय की दुकान में रुक गए थे और वहाँ पर फिर चाय का आनंद लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जित ब्लॉग्स। तो अभी हम लोग आ चुके हैं झलप, और कड़के की सुबह 3 बजे हम लोग निकल गए थे पुरी के लिए, और अभी हम लोग चाय पीने के लिए एक दुकान में रुके हुए हैं। Please like, share and subscribe. तो हम लोग सुबह सुबह जरूर निकले थे, लेकिन एनर्जी में कोई कमी नहीं थी। ये आप देख सकते हैं हमारे दोस्त लोग किस तरह से सफर को एंजॉय कर रहे हैं, और जब कंपनी ऐसी हो जाए ना तो सफर का पता नहीं चलता। ये देखिए एंजॉयमेंट, वो भी सुबह सुबह 6 बजे। तो चाय पीकर हम लोग आगे निकल गए थे, और अब हम लोग पहुंच चुके थे उड़ीसा के संबलपुर जिले में, और जहां से मात्र 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में था एशिया का सबसे बड़ा डैम हीराकुंड डैम। तो हम लोग वहां चले गए, और सामने ही दिखाई दे रहा है पार्किंग, जहाँ पर आप अपना अगर बस में आते हैं तो बस वगैरह पार्किंग कर सकते हैं, अदरवाइज कार वगैरह ऊपर भी चली जाती है। तो हम आगे चले गए, और यहाँ से टिकट कटता है ऊपर जाने के लिए। और टिकट की फीस की बात किया जाए तो पर पर्सन 5 रुपये, और 2 व्हीलर के लिए 10 रुपये एंड 4 व्हीलर के लिए 20 रुपये का चार्जेस है। एक बैरिकेड लगा दिया गया है। तो यहाँ से अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, गांधी मीनार पहुंच चुके हैं, और कुछ इस तरह से सीढ़ी चढ़ के हमें ऊपर जाना होगा। तो ये है हीराकुंड डैम का गांधी मीनार, और अभी वह है सुबह के 7 बजे, और हम लोग पहुंच चुके हैं हीराकुंड डैम के गांधी मीनार में। और कुछ इस तरह से नज़ारा है सुबह सुबह की, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर चढ़ने के बाद हीराकुंड डैम का पूरा नज़ारा दिखाने वाले हैं। और ये है नज़ारा इस विशाल और अद्भुत डैम का, ये आप देख सकते हैं। तो हीराकुंड डैम में कुछ समय बिताने के बाद अब हम लोग निकल गए थे अपने डेस्टिनेशन के लिए आगे। रास्ते में चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया था, और बज गया था दोपहर के 2। तो लंच करने का टाइम हो ही गया था, और भूख भी जोर से लगी थी, इसलिए हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुक गए लंच करने के लिए। तो लंच करने के बाद अब हम लोग फिर से निकल गए हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए, और कितना बढ़िया नज़ारा है रोड का, ये देख लीजिए आप। तो अभी हुआ है शाम के 6 बजे, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और ये है सिटी का नज़ारा। धीरे धीरे हम लोग आगे निकल रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से पूरी की डिस्टेंस की बात किया जाए तो यहाँ से अभी भी 60 किलोमीटर की दूरी है बची हुई हमारी पूरी पहुँचने के लिए। तो हमें वहाँ तक पहुँचने में लग जाएगा 1 से 1.5 घंटे, और धीरे धीरे हम लोग निकल रहे हैं आगे। और ये है नज़ारा पुरी का, और अभी हम लोग पुरी पहुंच चुके हैं। और पुरी पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने होटल में सामान रखने के बाद सीधे हम लोग चले गए गाड़ी पार्क करने के लिए, क्योंकि मंदिर प्रांगण के पास में ही पार्किंग की गवर्नमेंट के द्वारा पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पे व्यवस्था की गई है, जहाँ फीस की बात किया जाए तो 5 घंटे के लिए 50 रुपये का चार्ज 4 व्हीलर के लिए लिया जाता है। तो जहाँ पर आप अपना व्हीकल सिक्योरली पार्क कर सकते हैं।
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हुए हैं सुबह के 5 बजे और हम लोग अभी निकल रहे हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। और आंखें देख के आपको तो पता चल ही रहा होगा कि नींद पूरी हुई नहीं है। रात के 12 बज गए थे और अभी हम लोग नहा धो के एकदम टकाटक तैयार। और पैसा वसूल के चक्कर में एसी चालू करके सो गए तो सर्दी वर्दी काफ़ी लग गया था। अभी हम लोग निकल रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए आगे। तो ये है रास्ता मंदिर प्रांगण के बाहर और अभी हम लोग निकल चुके हैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह का ये नज़ारा, सारे श्रद्धालुगण अभी निकल चुके हैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, भगवान की एक झलक पाने के लिए। और जय जगन्नाथ कहते हुए सारे श्रद्धालुगण निकल रहे हैं और हम सारे दोस्त लोग भी भगवान जगन्नाथ जी के नारा लगाते हुए निकल रहे हैं। ये आप सुन सकते हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मैंने सुनिया। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय जगन्नाथ। मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं है और ना ही चप्पल जूता आप मंदिर के बाहर रख सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में आपके मोबाइल एंड जूता चप्पल जमा लिया जाता है, लेकिन वो जस्ट मंदिर के बाहर ही है। उसके पहले काफ़ी दुकानें यहाँ पे लोकल लोगों ने लगा रखा है और जिसके लिए यहाँ पे चार्ज किया जाता है। तो इस चीज़ से आपको ज़रूर बचना चाहिए। अगर आप पूरी आते हैं तो आपको मंदिर के जस्ट बाहर वहाँ पे फ्री में मोबाइल एंड जूता चप्पल जमा करने के लिए दुकानें लगाई गई हैं, वहाँ पे स्टॉल लगाया गया है। तो आप अगर यहाँ पर आते हैं, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने आते हैं, तो आप अपना जूता चप्पल एंड मोबाइल वहीं पर जमा कराएं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं रिकॉर्डिंग करना तो भूल गया, लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो आप किसी से पूछकर भी आप अपना मोबाइल एंड जूता चप्पल फ्री ऑफ कॉस्ट में जमा करा सकते हैं। तो ये है नज़ारा भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का और ये हम दर्शन करने के बाद, मोबाइल लेने के बाद आपको दिखा पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल हमने जमा ही कर दिया था। और दर्शन करके हम लोग सुबह 5 बजे लाइन लगे थे और दर्शन करते करते हमें बज गया था 11 से 12 बज गए थे, क्योंकि काफ़ी भीड़ था और धीरे धीरे करके लाइन आगे बढ़ती रही और फिर दर्शन करते करते हमें 11-12 बज गया था। ये देखिए आप, भक्तों की कतार कुछ ऐसी लगी होती है और ऐसे ही कतारों से हम आगे चलकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके बाहर निकले हैं। और ये डेली यहाँ पर इतना भीड़ हो ही जाता है और दर्शन करते करते टाइम हो ही जाता है। तो अगर आप भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने अगर पूरी आते हैं तो सुबह सुबह आपको टाइम लग ही जाएगा। लेकिन अगर आप नाइट में दर्शन करते हैं, शाम को दर्शन करते हैं, तो आपका दर्शन जल्दी हो जाता है। आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। अगर आप सुबह दर्शन करने आते हैं तो थोड़ा टाइम लेके आना होगा, और अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो शाम को थोड़ा भीड़ कम हो जाता है और रात के 9, 10, 11 बजे तक भी आप दर्शन कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 से 1.5 घंटे में ही आपका दर्शन हो जाएगा। तो टाइम हो गया था 12, 12:30 और हमें लग रहा था जोर से भूख, क्योंकि सुबह 5 बजे से लेके 12 बजे तक हमने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि दर्शन करने में टाइम हो गया था, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है। तो और मंदिर प्रांगण के बाहर आपको नाश्ता करने के लिए, लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं। उनमें से एक है वेज वाला रेस्टोरेंट, जिसमें हम लोग गए खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए। और यह रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा भी है और काफ़ी बढ़िया खाना बनाया था इन्होंने, गर्मा गर्म। हम सब भाई लोग चले गए इस वेज वाले रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। तो मंदिर से बाहर निकलते ही आपको टूर एंड ट्रैवल्स की काफ़ी सारी यहाँ पे साइट मिल जाएगी, जहाँ से आप और भी जगह घूमने जाने के लिए यहाँ से टैक्सी बुक कर सकते हैं, पैकेज बुक कर सकते हैं। और अगर आप टैक्सी बुक नहीं करना चाहते हैं, तो शेयरिंग में जाना चाहते हैं, तो यहाँ से एसी और नॉन एसी बस भी जाती है आसपास की जगहों को घुमाने के लिए, तो आप उसमें भी यहाँ से टिकट बुक करके जा सकते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद अभी निकल रहे हैं गोल्डन बीच की ओर, जो कि हमारे होटल से मात्र 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये है रास्ता गोल्डन बीच के लिए, और समुद्र की लहरों में खूब सारी मस्तियां करने वाले हैं। पीछे हमारे चैंग और किसी भी चीज को गहराई से एक्सप्लेन करने के लिए दीपक वर्मा जी आइए, बोधगम्यता की क्षमता बढ़ाने तैयारी के साथ और उसके बाद
तो ये है नज़ारा गोल्डन बीच का और ये देख सकते हैं आप लोग, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोल्डन बीच। और सबसे पहले हम लोग अपना गाड़ी पार्क करने के लिए चले गए हैं पार्किंग में। यहाँ पर एक पार्किंग की फैसिलिटी बनाई गई है जहाँ पर आप अपना व्हीकल पार्क करके आराम से समुद्र की लहरों का मज़ा ले सकते हैं। और अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं गोल्डन बीच में और ये है नज़ारा गोल्डन बीच का। लोगों का आना जाना लगा हुआ है। इस बीच में काफ़ी भीड़ होती है और सामने दिखाई दे रहा है विशाल समुद्र, बंगाल की खाड़ी। तो अभी हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच चुके हैं गोल्डन बीच। और गोल्डन बीच अपनी साफ रेत और समुद्र की जबरदस्त लहरों के लिए जाना जाता है। अभी हमको पूरा नज़ारा दिखाने वाले हैं। घर बना रहे भाई। वैसे तो गोल्डन बीच के आसपास काफ़ी सारे खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं और उनमें से जो सबसे अच्छा लगा हमें वो है खोया रबड़ी। और आंटी ने काफ़ी बढ़िया खोया रबड़ी बनाया हुआ था। खोया रबड़ी वाकई में अच्छा बना हुआ था और हमारी पूरी टीम ने काफ़ी पसंद किया। जबरदस्त है, सही बोल रहे हैं। कैसा लग रहा है बताओ ना यार। एक नंबर। हमारा तरफ क्या बोलते हैं इसको? हाँ। और आंटी इधर क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? खोया रबड़ी। हाँ, खोया रबड़ी है। तो डे 1 में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद और गोल्डन बीच को एंजॉय करने के बाद हम लोग वापस अपने होटल पहुंच गए थे। और रात को डिनर करने के बाद हम फिर निकल गए मंदिर प्रांगण की ओर, क्योंकि मंदिर के सामने जो माहौल है, जो वातावरण है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आसपास घूमना और टहलना, सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की भीड़ दिखाई देती है और आसपास के लोग और छोटे छोटे दुकान जहां आप यहां की लोकल और स्वादिष्ट चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ की फेमस खाजा गर्मा गर्म खाने को मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पर आते हैं, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने आते हैं, तो यहाँ पर खाजा ज़रूर खाइएगा। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनाते हैं यहाँ पे लोग और इसे भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद के रूप में भी माना जाता है। ये खजा खा रहे हैं इस लोगों ने, बहुत अच्छा है ना। बहुत अच्छा बना, एक नंबर बना है। एक नंबर। आप लोग जब आएंगे इधर ना, भाई के यहाँ से खाजा जरूर खाइएगा। ओके ओके ओके। किलो जरूर पैकेट ना। भाई ने बहुत बढ़िया बनाया खाजा। 4 आदमी खा रहे हैं, इसका दोस्त है। अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी। तो डे 2 में हम सबसे पहले जा रहे हैं चंद्रभागा बीच के लिए। और चंद्रभागा बीच के लिए डिस्टेंस की बात की जाए तो हमारे होटल से मंदिर प्रांगण के पास ही हमने होटल लिया हुआ था। तो हमारे होटल से जो डिस्टेंस है वो है 40 किलोमीटर की, और जिसके लिए हम लोग निकल गए थे मॉर्निंग में। और ये है चंद्रभागा बीच। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और आसपास का नज़ारा ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप व्हीकल पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पर भी समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें आती है जिसका आनंद आप ले सकते हैं। और हमें आगे जाना था सन टेम्पल थोड़ी देर में, तो यहाँ पर ज़्यादा समय हमने लिया नहीं। यहाँ पर हार्डली हमने 1 घंटा लिया और उसके बाद हम आगे निकल रहे थे। तो चंद्रभागा बीच में कुछ समय बिताने के बाद, यहाँ पर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करने के बाद अब हम लोग निकलेंगे कोणार्क सन टेम्पल के लिए, जो कि यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। उसके पहले हमने सोचा कि बाबा की दुकान में नारियल की पानी पी लेते हैं। चंद्रभागा बीच से हम लोग आगे निकल गए हैं सन टेम्पल जाने के लिए।
और जो कि यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में है कोणार्क सन टेम्पल। और इसके लिए यहाँ पर पार्किंग है लेफ्ट साइड में, जहाँ पर अभी पार्क करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से हमें आगे 500 मीटर चल के जाना होगा कोणार्क सन टेम्पल में जाने के लिए। सामने रास्ता दिखाई दे रहा है, यहीं से हमें आगे जाना होगा। तो रास्ते में कोणार्क सन टेम्पल के प्रवेश द्वार में पहुंचने के पहले यहाँ पर काफ़ी सारे दुकानें लगी हुई हैं, आसपास स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पर लोगों ने यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बढ़िया घरेलू उपयोग के लिए यहाँ पे सामान लगा रखे हैं, जो दिखने में भी काफ़ी अच्छा है, जिसे आप घर लेकर भी जा सकते हैं। ये देख सकते हैं ये आसपास की दुकानें, यहाँ पर कितनी बड़े बड़े चीज़ें यहाँ पे लगा रखे हैं। और ये है एंट्रेंस यहाँ पे मंदिर में अंदर जाने के लिए। अभी हम इस एंट्रेंस के थ्रू अभी अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे टिकट काउंटर मिल जाएगा, जहाँ से मंदिर में अंदर जाने के लिए टिकट आपको कटवाना होगा। तो यहाँ पर एंट्री फीस की बात किया जाए तो 40 रुपये पर हेड है, एंड जो बच्चे 15 साल के नीचे हैं उनके लिए फ्री एंट्री है यहाँ पर। तो दोस्तों कोणार्क सन टेम्पल के बारे में बताना चाहता हूँ। कोणार्क सन टेम्पल की काफ़ी लंबी कहानी है, काफ़ी हिस्ट्री है इस सन टेम्पल की, तो जिसके लिए हमने एक गाइड किया हुआ था। और अगर आप लोग भी कोणार्क सन टेम्पल आते हैं तो हो सके तो आप लोग भी गाइड कर लीजिएगा और इस मंदिर के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। तो ये है हमारा गाइड जो आज इस कोणार्क सन टेम्पल के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अभी हमारे साथ है भैया जो हमें गाइड करने वाले हैं और कोणार्क टेम्पल के बारे में हमें बताएंगे। तो आइए इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे गाइड के थ्रू। भैया हमें इस मंदिर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। वो जगह का नाम है कोणार्क। कोण मीनिंग ज्योमेट्रिकल एंगल, आर्क मीनिंग सूर्य। कोण प्लस आर्क, इसलिए इसका नाम है कोणार्क। पूरी टू कोणार्क, कोणार्क टू भुवनेश्वर, ज्योमेट्रिकल एंगल। पूरी कोणार्क भुवनेश्वर ज्योमेट्रिकल एंगल, आर्क, इसीलिए इसका नाम है कोणार्क। होगा ईस्ट इंडिया, पूर्व दिशा भगवान का होगा। तो चलिए इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारियां मैं भी दे देता हूं आप लोग को। तो यह मंदिर भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बने इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते रहते हैं। 13वीं सदी में गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर को बनवाया था। इस मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के अंदर प्रवेश द्वार पर पड़ती है। इस मंदिर का स्वरूप व बनावट अद्भुत शिल्पकला का उदाहरण है। यह मंदिर एक बहुत बड़े और भव्य रथ के समान है, जिसमें 12 जोड़ी पहिया रूपी चक्र हैं और रथ को 7 बलशाली घोड़े खींच रहे हैं। देखकर ऐसा लगता है मानो इस रथ पर स्वयं सूर्यदेव बैठे हैं। इन पहियों को धूप की घड़ी भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह वक्त बताने का भी काम करता है। इस रथ में 7 घोड़े हैं, जिनको सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बना हुआ है, जो कि हर एक दिन के 8 पहरों को प्रदर्शित करते हैं। वहीं अब 7 घोड़े हफ्तों के 7 दिनों को प्रदर्शित करते हैं। तो मंदिर में भ्रमण करते हुए हमें चक्र दिखाई दिया, और यह वही चक्र है जिसे नोट में छापा गया है। ये देखिए पहिया रूपी चक्र। तो एंट्रेंस गेट के बाहर काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं, काफ़ी सारी यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। घर ले जाने के लिए चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं। और आसपास भोजनालय भी है, जहाँ से आप ब्रेकफास्ट और लंच कर सकते हैं। सामने ये है शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, जहाँ हम पहुँच गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और भाई लोग इडली खाते हुए, क्योंकि नाश्ते का टाइम हो ही गया था, 10 से 11 बज चुके थे, तो भूख भी जोर से लगा हुआ था। और फिर नाश्ता करके हम लोग निकल गए आगे लिंगराज मंदिर के लिए, जो कि कोणार्क सूर्य मंदिर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और सामने दिखाई दे रहा है लिंगराज मंदिर। यहीं पर आसपास ही पार्किंग की फैसिलिटी दी हुई है। सो हम लोग यहाँ पर अपना गाड़ी पार्क करके फिर मंदिर दर्शन करने के लिए फिर जाएंगे।
और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। सामने दिखाई दे रहा है मंदिर और यहाँ पर भी काफ़ी श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर भी पूरी मंदिर की तरह ही यहाँ पर मोबाइल और जूते चप्पल जमा करने के लिए बनाया गया है सामने। तो यहाँ पर मोबाइल जमा करने के बाद आपको हम अंदर का नज़ारा नहीं दिखा पाएंगे। अभी हम लोग जाएंगे मोबाइल और जूते चप्पल जमा करके अंदर। यह मंदिर भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है और इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर यानी भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है इस मंदिर को ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। तो ये है नज़ारा बाहर का और अभी हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और आसपास काफ़ी बढ़िया माहौल है, काफ़ी बढ़िया वातावरण है। यहाँ पर कुछ समय आप स्पेंड कर सकते हैं। तो लिंगराज टेम्पल में भगवान के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए नंदनकानन जू के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी पार्क करने के लिए और ये है यहाँ का मल्टी लेवल पार्किंग, काफ़ी बड़ा है अंदर में। अभी हम लोग अंदर घुस रहे हैं गाड़ी पार्क करने के लिए और नीचे फुल हो चुका है, तो अब हमें ऊपर जाना होगा पार्क करने के लिए। तो ये है टिकट काउंटर और हमें टिकट कटाना होगा। तो फाइनली टिकट कटा के मैं निकल रहा हूँ बाहर और अब हम लोग जाएंगे जू के लिए। और यह एंट्रेंस नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क और साथ ही में हमने रोपवे के लिए भी टिकट कटा लिया। और अगर आप यहाँ से टिकट नहीं कटवाना चाहते तो रोपवे के पास भी अंदर रोपवे की मतलब सुविधा है, वहाँ से भी आप टिकट कटवा सकते हैं। और रोपवे के अलावा टॉय ट्रेन की भी यहाँ पे अंदर में सुविधा दी हुई है, तो वहीं से आप टिकट कटवा के टॉय ट्रेन का भी आनंद ले सकते हैं। तो अब हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं जू के लिए और काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं इस जूलॉजिकल पार्क में। कितना बढ़िया नज़ारा और आसपास लोगों की चहल पहल और उससे भी बढ़िया मौसम इस जगह को और भी खूबसूरत बना रहा है पर्यटकों के लिए। तो चलिए इस जू के बारे में जान लेते हैं। नंदनकानन चिड़ियाघर भारत का एक प्रमुख चिड़ियाघर है। यह देश के अन्य चिड़ियाघरों से अलग एक प्राकृतिक जंगल के अंदर बना हुआ है और पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। जानवरों को हरियाली वाले बाड़ों में रखा गया है जहां उन्हें असली जंगल जैसा एहसास होता है और वे शिकारी के शिकार बनने के डर या आशंका के बिना रहते हैं। तो ये है व्हाइट टाइगर जो कि इस जू का मुख्य आकर्षण भी है। तो यहाँ पर आप टॉय ट्रेन का भी मज़ा ले सकते हैं। यहीं से टिकट कटाकर आप टॉय ट्रेन का सफ़र कर सकते हैं और जू के आसपास के नज़ारों को देख सकते हैं। लेकिन आज किसी कारणवश टॉय ट्रेन नहीं चल रहा था, तो आज हम टॉय ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाए। तो यहाँ पर टिकट कटता है रोपवे के लिए और यहाँ से टिकट कटाकर आप ऊपर जाकर रोपवे का आनंद भी ले सकते हैं। और ये है टॉय ट्रेन का ट्रैक और इन्हीं ट्रैक के थ्रू टॉय ट्रेन चलता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रोपवे में ट्रैवल करने के लिए। सामने दिखाई दे रहा है, यहीं से ही रोपवे स्टार्ट होता है। चलो चलो चलो। अभी हम लोग रोपवे में बैठ चुके हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं राइडिंग के लिए। डे 2 में इन चारों ही जगह को घूमने के बाद नाइट हमने भुवनेश्वर में ही स्टे किया और अगले दिन सुबह 8 बजे घर के लिए निकल गए। तो चलिए अब हम लोग यह जान लेते हैं कि पुरी कैसे पहुंचे। सो देयर आर 3 ways to reach पुरी, बाय ट्रेन, बाय एयर एंड बाय रोड।
सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेन के बारे में। तो अगर आप ट्रेन से पुरी आना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली पुरी जंक्शन पहुंच सकते हैं, जहां से मंदिर की डिस्टेंस है मात्र 3 किलोमीटर, जहां से आप आसानी से ऑटो या टैक्सी करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्लाइट से कैसे पुरी पहुंचे। तो अगर आप फ्लाइट से पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ की नियरेस्ट एयरपोर्ट है भुवनेश्वर एयरपोर्ट, और भुवनेश्वर एयरपोर्ट से पुरी टेम्पल की डिस्टेंस है अराउंड 60 किलोमीटर, जहाँ से आपको 100 रुपये के किराए में बस की सुविधा मिलती है पुरी जाने के लिए। तो आप आसानी से बस से पुरी तक पहुँच सकते हैं। तो अब जान लेते हैं बाय रोड पुरी कैसे पहुँचे। पुरी इज़ वेल कनेक्टेड विथ ऑल नेबर सिटीज़, जहाँ से आप आसानी से बस से पुरी पहुँच सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पुरी पहुँचने के बाद कहाँ रुके। मंदिर के पास में ही धर्मशाला की व्यवस्था है, जहां आप स्टे कर सकते हैं, और धर्मशाला के अलावा काफ़ी सारे होटल्स और लॉज भी है, जहां आप आसानी से 900 से 1000 रुपये के किराए में स्टे कर सकते हैं। अब पुरी आने के बाद क्या खाएं, कहाँ खाएं? तो मंदिर प्रांगण के आसपास ही काफ़ी सारे होटल्स और रेस्टोरेंट हैं, जहां आप आसानी से 80 से 100 रुपये की थाली में भरपेट खाना खा सकते हैं। तो खाने के मामले में यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, खाना सस्ता भी है और स्वादिष्ट भी है, साथ ही में खाना सफिशिएंट भी होता है। तो अब बात कर लेते हैं आइटनरी यानी यात्रा कार्यक्रम की, कि पुरी घूमने के लिए कितना दिन सफिशिएंट है। तो ये आइटनरी, और 2 दिन सफिशिएंट होता है पुरी घूमने के लिए, और इन 2 दिनों में आप यहाँ की फेमस जगहों को आसानी के साथ घूम सकते हैं। और अगर आपके पास इससे ज़्यादा टाइम है तो आप अगले दिन पुरी की लोकल साइट सीइंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था भगवान जगन्नाथ मंदिर पुरी के बारे में पूरी जानकारी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई सवाल या फिर क्वेरी होगा तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।